नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। विगत परिचर्चा के दौरान हमने कल्याणी के चालुक्य वंश के कुछ शासकों जिसमें सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह द्वितीय आदि की चर्चा की थी। बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं एमए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए यह विषय, यह पाठ्य सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण की है। तो यह जो लॉकडाउन की अवधि है, इसमें हम सभी घरों पर रहने के लिए विवश हैं, और ऐसा इसलिए ताकि कोविड-19 का संक्रमण न फैलने पाए, और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम अपने जो आवश्यक कार्य हैं, जिससे देश के विकास में बाधा न आने पाए, देश भी समुचित रूप से चलता रहे, उसको भी अपने घर से रहते हुए हम अपने कार्य संपादित कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण आयाम यह ऑनलाइन कक्षाएं भी हैं। आज अपनी पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करने से पहले मैं आपका ध्यान एक समसामयिक महत्व के बिंदु पर भी आकृष्ट करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, यह जो लॉकडाउन की अवधि चल रही है, इसमें हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। आजकल सड़कें तो वीरान हैं, लेकिन मंजर साफ हो गया है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल सारे सिक्के में होता है। तो इस कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान जो संपूर्ण विश्व में अनुभव किया जा रहा है, इसके बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं, और जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम अपनी चाह में राह को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस कोविड-19 के दौरान कुछ सकारात्मक बातों को जानने का प्रयत्न किया जाए, तो हम पाएंगे इसने कहीं न कहीं पर्यावरण को शुद्ध करने में भी अपना प्रत्यक्ष सहयोग दिया है। जिस गंगा यमुना की सफाई के लिए न जाने कितने अरबों खर्च करके हमारी सरकार ने उनको स्वच्छ करने का भरपूर प्रयत्न किया, और जो अभी तक वो न कर पाए, वो हमारी चंद दिनों की संयमित जीवन शैली ने कर दिखाया है। जो ताज़ा शोध का रिपोर्ट आ रही हैं, उनसे यह पता चल रहा है कि गंगा नदी हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में उसका पानी कितना स्वच्छ हो गया है। कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर उससे आगे बढ़ के बंगाल की खाड़ी तक के जितने भी औद्योगिक शहर हैं जिनमें उनका कचरा लगातार प्रवाहित किया जा रहा था, उन सभी में गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर में भारी कमी आई है। और एक तरह से देखें तो प्रकृति ने अपना स्वयं से परिशोधन करना प्रारंभ कर दिया है। बड़ा अच्छा संकेत है। आज हम बादलों की ओर निहारते हैं तो एक स्वच्छ आसमान, खुला आसमान देखने को पाते हैं, जो धूल धूसरित नहीं है। एक ताज़ा हवा हमें अपने फेफड़ों के अंदर पहुंचाने को मिल रही है। चारों जो मोटर वाहनों के या औद्योगिक मिलों से निकलने वाले रसायनों के प्रभाव से जो वायु प्रदूषण होता था, उसमें भारी कमी देखी जा रही है, और उसका प्रत्यक्ष परिणाम हमारे तापमान में विशेष तौर से तापांतर जो देखा जा रहा है, तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। आप विगत वर्ष की इसी माह की अवधि के तापमान को ध्यान में लाएं और इस साल के तापमान को देखें, तो इस प्रदूषण के चलते तापमान से होने वाली कमी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। तो ऐसे लक्षणों को देखते हुए हमारे नीति नियंताओं को इस कोरोना ने एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां वह अपनी पर्यावरण संबंधी सुरुचि को पुनर्संशोधित कर सकें। प्रकृति को भी स्वयं को संवारने का मौका दिया जाना चाहिए। क्यों न लॉकडाउन प्रतिवर्ष
कुछ काल के लिए लागू कर दिया जाए। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने विषय सामग्री पर आते हैं। आज जिस ऑनलाइन विषय वस्तु पर अध्ययन किया जाएगा वह है कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने 1043 ईस्वी से लेकर 1068 ईस्वी तक कल्याणी के चालुक्य वंश पर शासन किया। इसने अपने काल में जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह यह है कि इसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण कर दिया। जो चालुक्यों कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों की जो राजधानी अभी तक मान्यखेट हुआ करती थी उसको इसने मान्यखेट से बदल करके अब कल्याणी में स्थानांतरित कर दिया। विल्हड़ से यह पता चलता है कि इसने अपनी राजधानी में विविध निर्माण कार्य करवाए। इसकी विजयों का विवरण जो है नांदेड़ के लेख से, जो कि हैदराबाद में है, वहाँ उस नांदेड़ के लेख से इसकी विजयों का विवरण मिल जाता है। इस नांदेड़ लेख से पता चलता है कि इसने मगध, कलिंग, अंग, कोंकण, मालवा, धारानगरी, मालवा, चोल, वेंगी, सेनापति, तो वेंगी आदि स्थानों का इसने अधिग्रहण किया, उनकी विजय की। जिस प्रकार से प्रत्येक प्रतापी शासक की विजय यात्रा के दौरान उसके सेनापति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वैसे ही इस मामले में सोमेश्वर प्रथम भी बहुत भाग्यशाली था। उसको एक प्रतापी सेनापति का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उसके इस सहयोगी सेनापति को, जिसका नाम नागवर्म मिलता है, इसे राजा का उसके अभिलेखों में इसे राजा का दाहिना हाथ बताया गया है, जिसने विंध्यपति मल्ल, मारसिंह मदमर्दन, शिरच्छेदन, चक्रकूट, कालकूट, धारावर्षा, दर्पोत्पाटन जैसी उपाधियां धारण की थीं। सोमेश्वर प्रथम के काल में चोल चालुक्य संघर्ष के चतुर्थ चरण का सूत्रपात दिखाई देता है। हालांकि सोमेश्वर का जीवन काल विभिन्न युद्धों में व्यस्त रहा। उसने समकालीन और सोमेश्वर ने 1043 से जो 1068 ईस्वी तक शासन किए, उसमें इसको विशेष तौर से चोल शक्ति का सामना करना पड़ा था। इसने अपने बहुत से इसके समकालीन चोल शासकों में कई चोल शासकों के नाम आ जाते हैं। तो इसके समकालीन चोल शासकों, जिसमें राजेंद्र चोल, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम आदि से विभिन्न मोर्चों पर इसे युद्ध करना पड़ा या कहीं न कहीं से युद्ध की नौबत इनसे आ गई थी। किंतु इन सभी में प्रत्येक बार सोमेश्वर को पराजित होना पड़ा। इन युद्धों का परिणाम जो दिखाई देता है वह यह था कि चालुक्य न तो चोल राज्य पर अधिकार कर पाए और न ही चोलों की चालुक्यों पर सत्ता स्थापित हो पाई, अपितु सोमेश्वर ही कुछ समय के लिए अपना अधिकार बनाए रखने में सफल रह सका। दुर्भाग्यवश अंततः वेंगी चोलों के अधीन हो गया और यह घटना कुलोत्तुंग प्रथम के काल में घटित हुई। सोमेश्वर के कुछ अन्य उपलब्धियों की जानकारी कतिपय अभिलेखों से मिलती है। नांदेड़ लेख से पता चलता है कि उसके सेनापति के पुत्र मधुसूदन ने कोंकण तथा मालवा की विजय की थी। उसके सेनापति नागवर्म ने यादव वंशी शासक सेउण तथा विंध्यराज मल्ल को पराजित किया था। ऐसे में यह संभावना व्यक्त की जाती है कि कोंकण नरेश, जो कि शिलाहार वंशी थे, सेउण यादव वंशी शासक या यादव वंशी भिल्लम तृतीय और मल्ल संभवतः मालवा के परमार शासक भोज के सहायक थे। विक्रमांक देव चरित्र के विवरण से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर ने धारा पर आक्रमण किया तथा भोज नगर छोड़कर भाग गया। भोज पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सोमेश्वर ने
धारा नगरी पर जय सिंह को, जो कि सोमेश्वर का समर्थित व्यक्ति था, उसको वहाँ का शासक बना दिया। किंतु बाद में जय सिंह का उदयादित्य से गद्दी को लेकर संघर्ष हो गया, जिसमें उदयादित्य ने चोलों की मदद से जय सिंह से गद्दी हथिया ली। ऐसा लगता है कि सोमेश्वर ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम तथा कलचुरी शासक कर्ण को भी पराजित किया था। सोमेश्वर के द्वारा पराजित नाग वंश की पहचान छत्तीसगढ़ के बस्तर के समीपवर्ती क्षेत्र से की जाती है। यहाँ का शासक धारावर्ष था, जिसकी राजधानी संभवतः चक्रकूट थी। सोमेश्वर के विजयी अभियानों में उसके कुछ सामंतों ने उसका भरपूर सहयोग दिया था। ऐसे में उसने जो उसका सहयोग करने वाले वारंगल के काकतीय शासक प्रोल प्रथम और उसके पुत्र बेट थे, उनके द्वारा प्राप्त सहायता से सोमेश्वर प्रसन्न होकर उसने प्रोल प्रथम को अन्नकोंड विषय की जागीर प्रदान कर दी थी। सोमेश्वर ने विदर्भ, कौशल, कलिंग आदि क्षेत्रों को भी विजित किया। कलिंग पर गंगवंशी वज्रहस्त पंचम का शासन था, जिसको सोमेश्वर ने पराजित किया। नांदेड़ लेख से एक और रोचक जानकारी मिलती है कि सेनापति नागवर्म को सोमेश्वर ने मारसिंह मदमर्दन की उपाधि प्रदान की, जिससे उसके सेनापति द्वारा किसी मारसिंह नामक शासक को पराजित किए जाने का संकेत मिलता है। एक अन्य लेख में रट सामंत अंक भी मारसिंह को पराजित करने का उल्लेख करता है। ऐसे में मारसिंह प्रभु नामक किसी राजा के शक संवत 971 तथा 985 अर्थात 1049 तथा 1062-63 ईस्वी के लेख मिले हैं। इसे सोमेश्वर की पत्नी लीला देवी का पिता बताया गया है। इस शासक की पहचान नागवर्म तथा अंक द्वारा पराजित शासक से की जाती है। ऐसे में बहुत संभव है कि पराजित होने के पश्चात उसने अपनी पुत्री का विवाह सोमेश्वर के साथ कर दिया हो। जहाँ तक सोमेश्वर की उपलब्धियों का प्रश्न है या सोमेश्वर के मूल्यांकन की बात की जाए, तो इसने 25 वर्षों तक अपना जो शासन किया, उसके शासनकाल में विभिन्न राजनीतिक उपलब्धियां, चोलों से संघर्ष आदि दिखाई तो पड़ते ही हैं, साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों की भी चर्चाएं मिल जाती हैं। सोमेश्वर के कार्यकाल को देखते हुए इतना कहा जा सकता है कि वह एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था। चोलों से पराजित होने के बावजूद भी उसके साम्राज्य की सीमा क्षतिग्रस्त नहीं हुई, और उसके साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो उसने विंध्य पर्वत से लेकर तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। वह एक उच्च कोटि का निर्माता है। तो इस विक्रमांक देव चरित्र के विवरण के अनुसार उसने स्वेच्छा से तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लिया था सोमेश्वर प्रथम ने। इसका कारण संभवतः कोई असाध्य रोग रहा होगा, जबकि कुछ अन्य विशेषज्ञों का यह मानना है या कुछ अन्य विद्वानों का यह मानना है कि चोलों से निरंतर पराजित होने के चलते वह काफ़ी हताश हो गया था और उस उपजी निराशा से उसने डूबकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल जो भी रहा हो, कल्याणी के चालुक्य वंश के महानतम शासकों में सोमेश्वर प्रथम की गणना की जाती है।